फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा एपिलेप्सी क्या है और उसका क्लासिफिकेशन, कौन कौन से टाइप के एपिलेप्सी होते हैं। अब हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, क्या वजह है जिसकी वजह से एपिलेप्सी के अटैक्स आते हैं या फिर सीजर्स आते हैं। तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, जो डिस्चार्ज हो रहा है न्यूरॉन्स में, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो आ रहे हैं या फिर जो इम्पल्स का जनरेशन या उसका कंडक्शन हो रहा है वो एबनॉर्मली हो रहा है। सेकंड, एबनॉर्मलिटी इन आयन चैनल्स, क्योंकि बहुत सारे आयन चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं इम्पल्स के जनरेशन और कंडक्शन में, तो उन आयन चैनल्स में ही किसी तरह की एबनॉर्मलिटी है। इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं और कुछ जो होते हैं वो इनहिबिटरी नेचर के होते हैं। तो अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस है, एक्साइटेटरी वाले बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर का प्रोडक्शन हो रहा है जबकि इनहिबिटरी वालों का बहुत कम हो रहा है, तो ये बैलेंस यहाँ पर बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो एक्साइटेटरी है, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन वाले जो इम्पल्स है वो कंडक्ट होंगे, जनरेट होंगे और कंडक्ट होंगे और ऑर्गन तक पहुँचेंगे। तो वहाँ पर भी उसी तरह का इफेक्टर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से तीन इसके पाथवे हो सकते हैं। पहला, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है या फिर फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स एबनॉर्मल हो रहा है। सेकंड, अगर आयन चैनल्स में ही डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल फायरिंग हो रही है। और थर्ड, अगर इम्बैलेंस हो एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में। हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, अगर पैरोक्सिमल डिस्चार्ज इन कॉर्टिकल न्यूरॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रे मैटर ऑफ एनी कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल एरिया, अगर यहाँ से ही जो डिस्चार्ज हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जो पैरोक्सिमल डिस्चार्ज हो रहा है कॉर्टिकल न्यूरॉन से, ये कॉर्टिकल या सब कॉर्टिकल एरिया जो है ग्रे मैटर का, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये डिस्चार्जेस। तो एबनॉर्मल फायरिंग होगा न्यूरॉन्स में, क्योंकि यहाँ पे ही जो स्टार्ट हुआ इम्पल्स का बनना, वही एबनॉर्मल इम्पल्स बनना स्टार्ट हुआ है, तो एबनॉर्मल फायरिंग होगा न्यूरॉन्स में। ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्टेंस एंड इनहिबिटरी सिनेप्टिक करंट, तो इसकी वजह से जो नॉर्मल मेम्ब्रेन कंडक्टेंस था वो टूट जाएगा और एबनॉर्मली फायरिंग होने लगेगी न्यूरॉन्स में उन डिस्चार्ज की और इनहिबिटरी सिनेप्टिक करंट की। अगर ये लोकली होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फोकल सीजर्स कहते हैं। अगर ये वाइडली, मतलब बहुत बॉडी के मैक्सिमम पार्ट्स में स्प्रेड हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनरलाइज सीजर्स को इंड्यूस करता है ये। सेकेंड देखते हैं, एबनॉर्मलिटी इन आयन चैनल्स। तो इम्पल्स के जनरेशन और कंडक्शन में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं। एक होता है आपका पोटेशियम आयन, सेकंड होता है सोडियम आयन और थर्ड होता है कैल्शियम आयन। तो पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन, इनका मूवमेंट जो है वो कुछ आयन चैनल्स के थ्रू होता है, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स हैं या फिर वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वोल्टेज की वजह से ओपन और क्लोज होते हैं। अगर इनमें किसी तरह का डिफेक्ट हो, ड्यू टू डिफेक्ट इन वोल्टेज सेंसिटिव आयन चैनल्स, या फिर डेफिशिएंसी हो इन मेम्ब्रेन एटीपीएस, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा एक्शन पोटेंशियल होता है नर्व्स में, उसमें इन आयंस की जो रिकवरी होती है वो एटीपीएस पंप के थ्रू होती है। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल्स हैं, एक है वोल्टेज सेंसिटिव आयन चैनल्स और दूसरा है एटीपीएस पंप। अगर इनमें डिस्टर्बेंस है तो इन आयंस का जो कंसंट्रेशन है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट होता है और सीजर्स इंड्यूस होने लगते हैं। इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, अगर डिक्रीज हो जा रहा है कंसंट्रेशन और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे ब्रेन में जनरेट होते रहता है, एक बैलेंस क्रिएट करता है वो एक्साइटेटरी के साथ, जैसे कि यहाँ पर ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और गाबा जो है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अगर इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ गाबा, तब क्या होगा, एबनॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी होने लगेंगे और उसकी वजह से सीजर्स आने लगेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, एपिलेप्सी के केस को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो दो तरीकों से इसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है। एक है नॉन ड्रग थेरेपी और दूसरा है ड्रग थेरेपी। नॉन ड्रग थेरेपी में कीटोजेनिक डाइट का लेना, अगर ब्रेन में किसी तरह का ट्रॉमा हुआ है या किसी तरह की क्लॉटिंग हो गई है तो उसको सर्जरी के थ्रू रिमूव करना, अवॉइड स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिवेशन, इंजेक्शन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैफीन और एल्कोहल।
जो हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि एक्साइटेटरी है, कैफीन और अल्कोहल भी एक्साइटेटरी है। तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना, ज़्यादा से ज़्यादा सोना, ऐसा नहीं है कि अपनी नींद को भरपूर लेना है, बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज एंड योगा, एक्सरसाइज एंड योगा जो है ब्लड फ्लो को नॉर्मल करते हैं और मेंटल कंडीशन को ठीक करते हैं। तो ये हो गए नॉन ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में हम, क्योंकि यहाँ पे हमने कारण देखा किन किन कारणों से हो रहा है। तो पहला हमने क्या देखा था, आयन चैनल्स में डिस्टर्बेंस की वजह से। तो अगर सोडियम चैनल में डिस्टर्बेंस है तो हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, जैसे कि फेनेटोइन या वेल्प्रोइक एसिड। अगर कैल्शियम चैनल में डिस्टर्बेंस है तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, जैसे एथोसक्सिमाइड या फिर टोपिरामेट। इंक्रीज करते हैं गाबा की एक्टिविटी को बाय गिविंग बार्बिचुरेट्स, और डिक्रीज करते हैं ग्लूटामेट की एक्टिविटी को। ये कंप्लीट हुआ एपिलेप्सी।